हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन हम जिस तरह से आपको समझाएंगे, उम्मीद करूंगा कि वो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आज हम इन बातों पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैट्रिक्स, बच्चों ये जो मैट्रिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में आपका अप्रोक्स 10 मार्क्स का ये टॉपिक बनता है। और इन 10 मार्क्स के अंदर आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स वो बोर्ड पूछेगा, उनसे रिलेटेड उन क्वेश्चंस पे हम आएंगे। उससे पहले आपको बेसिक ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं। मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी एलिमेंट्स को आप कैसे अरेंज कर पा रहे हो। अगर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो हमारे पास दो तरह के ही अरेंजमेंट है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ रोज, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ elements in the form of rows and columns, rows and columns. Got it? यही एक अरेंजमेंट है जो मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। समझ में आ गया? अरेंजमेंट का मतलब उनको अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। हम जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से, किसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वो ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कैपिटल लेटर्स जहां पर आपको लिखे मिलेंगे वो आपका मैट्रिक्स है। गॉट इट? मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात करने से पहले मैं आपको चाहूंगा इसकी जनरल फॉर्मेशन और बता दूं तो जो कि आपको वहां पर हेल्पफुल रहेगा। जनरल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स, ये जनरल मैट्रिक्स होता क्या है? एक्चुअली क्या है कि ये एक इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है कि हम एलिमेंट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैं ऐसे लिखता हूं ए आई जे, जहां पर आई जे की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग इसका रोल है, वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। A11, A12, A13 डैश 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 A1N, फिर A21, A22 डैश 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 A2N, A31, A32 डैश 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 A3N। और ये प्रोसेस आपका n टर्म्स तक चलेगा। AN1, AN2 डैश 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 ANN। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका जनरल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेते हैं तो आगे मैं जहां तक समझता हूं मैट्रिक्स में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था आई जे। अब ये जो आई जे है, आई जे ये तो आपको मिल रहा है एनसीईआरटी में। अदर पब्लिकेशन में इसको पीक्यू भी लिख सकते हैं, एम एन भी लिख सकते हैं। तो पजल होने की जरूरत नहीं है। इन तीनों को हम डिटेल में बताना चाह रहे हैं, बताएंगे। आप ध्यान से सुने। जो पहला लेटर है आपका आई, पी और एम, ये जो लेटर हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रोज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ रोज को। यानी कि जहां आई मिल जाए, यानी कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर, वो किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अरेंजमेंट का
रो को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को रिप्रेजेंट करेगा। जो सेकंड नंबर है, सेकंड वैल्यू है, सेकंड लेटर है जे क्यू एन, ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स को। किसको करते हैं? कॉलम्स को। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी जनरल मैट्रिक्स को अगर जानना है तो पहले आपको उनकी नंबर ऑफ रोज कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कैसे लिखते हैं, उसको समझना है। अब रो की जहां तक मैं बात करता हूं, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जब ज्योमेट्री करी थी तो उस ज्योमेट्री के अंदर भी रोज एंड कॉलम आए थे, लाइन आई थी। तो लाइन हमारे पास टू टाइप्स की जो इसमें यूज हुई है, उसी के बेस पे आप इसको समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, यानी कि कोई भी लाइन अगर मैं लेफ्ट से राइट लिखता हूं या राइट से लेफ्ट लिखता हूं तो वो लाइन टाइप में अरेंजमेंट आपका क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। जैसे मैंने ऐसे लिख दी, ये आपका रो है। अब ये कौन सा रो है, ये खुद स्ट्रक्चर बता देगा। जो पहला नंबर है वो उसकी रो की आइडेंटिटी देता है। सबके सामने देखो 1 1 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये पहली रो है। कौन सी रो है? पहली। सेम ऐसे ही अब आप देखोगे इसमें फर्स्ट क्या है आपका 2 है, ये आपकी सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये थर्ड लिखा हुआ है, ये थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप नंबर ऑफ रोज को चेक कर सकते हैं। जो पहली वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सेकंड जो वैल्यू है उसके कॉलम को। अब कॉलम क्या है? वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे, अप एंड डाउन। जब इस फॉर्म में हम कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉलम। अब कॉलम का मतलब यहां पे क्या है? जो सेकंड वैल्यू है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। मान के चलिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि आप मॉर्निंग असेंबली में इकट्ठे खड़े हैं, तो वहां पर जब आप अरेंज होते हैं तो आपका डीपी क्या कहता है? क्लास वाइज खड़े हो जाइए, एक स्ट्रक्चर। दूसरा, पहले छोटा बड़ा हो जाइए, आप मिक्स खड़े हो सकते हो, कोई कहीं खड़ा हो सकता है। तीसरा, बॉयज अलग गर्ल्स अलग। चौथा, रो नंबर वाइज आप अपने आप को अरेंज करें। देयर आर लॉट ऑफ अरेंजमेंट टाइप्स। सो हम यहाँ मैट्रिक्स में केवल 2 टाइप्स ही यूज कर रहे हैं, रो और कॉलम। तो हमारी रो तो होगी लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल, और कॉलम क्या होंगे? वर्टिकल अप एंड डाउन। जैसे ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और ये लास्ट एन कॉलम है। एन का मतलब जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया गया है तो लास्ट वही कॉलम बनेगा। सपोज करो अगर कोई ऑर्डर दे देता, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं बेटा ये जो मैट्रिक्स के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है क्लियर हो गई है? अगर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर दोबारा से एक नई वीडियो बनाकर आपको भेज सकता हूं। अब मैं बात कर रहा था ऑर्डर की। भाई हमने अरेंजमेंट सीख लिया, रो और कॉलम को कैसे चेक करना वो सीख लिया। अब हम बात करते हैं पोजीशन पॉइंट की। अब मैंने अभी आपको कुछ एक चीजें बताई हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको पोजीशन पॉइंट सीखने को मिलेगा। मैंने लिखा पोजीशन पॉइंट। पोजीशन पॉइंट, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, उसका ऑर्डर चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पोजीशन पॉइंट का मतलब है कि मैं जिस वैल्यू को चेक करना चाहता हूं वो कहां स्टैंड करती है, उसकी कौन सी रो है, उसका कौन सा कॉलम है, या यूं कह ले उसकी पोजीशन क्या है। मैं एग्जांपल देता हूं वही असेंबली का। जब असेंबली में आप सारे इकट्ठे बैठे हैं, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई डीपी आपको अनाउंस करवाना चाहता है, तो बाय चांस अगर आपका नाम याद है तो वेल एंड गुड, लेकिन नाम में भी थोड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए भी वो कई चीज़ें ऐड ऑन करता है आइडेंटिटी के लिए। लेकिन हम नाम नहीं जानते, उस केस में बच्चे को कैसे अनाउंस करेंगे? कैसे करेंगे? ये फर्स्ट रो सेकंड लास्ट स्टूडेंट, फर्स्ट रो सेकंड लास्ट स्टूडेंट। इट मीन्स वहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, केवल
वो बच्चा होगा जिसका पोजीशन बताया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड लास्ट। सपोज करो ये मेरी एक रो है, फर्स्ट R1, और यहाँ पे लास्ट बच्चा है, ये है आपका सेकंड लास्ट। बाकी की बहुत सारी रोज यहाँ पर बनी पड़ी हैं। अब उसने अनाउंस किया कि आप फर्स्ट रो सेकंड लास्ट बच्चा, तो केवल ये बच्चा है जो इफेक्ट होगा, बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस डीपी ने, इस टीचर ने, इस एम्प्लॉय ने आपकी आइडेंटिटी बताई है, पोजीशन ऑफ पॉइंट बताया है। अदरवाइज तो और बच्चे भी खड़े हो सकते थे। सपोज करो मैं अनाउंस करता हूं भाई शुभम खड़ा हो जाए। अब शुभम कोई एक नहीं है, स्कूल में बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक साथ सभी खड़े होंगे, तो आप सबको बारी बारी से कहोगे सिट डाउन सिट डाउन, तो टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने बताया कि भाई फला रो है, फला कॉलम है, या फला रो है सेकंड लास्ट है, या लास्ट बच्चा है, या जो भी उसकी पोजीशन है, अगर आप बताओगे तो केवल वही शुभम खड़ा होगा, बाकी के नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स के अंदर मैं एग्जाम्पल लेता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा पोजीशन पॉइंट। मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ये मेरा कोई अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी बच्चे को अगर उठाऊं तो उसकी पोजीशन ये हो 2 2। किसी एलिमेंट को सर्च करूं जिसकी पोजीशन 2 2 है। अब 2 2 का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू है वो रो को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? रो। यानी कि सेकंड का मतलब यहां पे हुआ सेकंड रो। एक आइडेंटिटी मिल गई। सेकंड लेटर किसको रिप्रेजेंट करता था? कॉलम को। किसको? कॉलम को। ये कौन सा है? सेकंड कॉलम। अब आपकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, सेकंड रो। अब रो को मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट। ये आपकी फर्स्ट रो थी, ये आपकी सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो। गॉट इट? उसके बाद ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। अब मुझे क्या चाहिए था? सेकंड रो। सेकंड रो तो ये है भाई, ये मैंने सेलेक्ट कर दी। सेकंड रो में सेकंड कॉलम ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब जहां दोनों ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वो आपका पोजीशन है। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। कौन सा? ये वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसका पोजीशन पॉइंट हमें दिया गया है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी भी वैल्यू की पोजीशन पॉइंट चेक करना तो कर लोगे आसानी से। अब समझता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे ऑर्डर की। ऑर्डर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से समझ सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि पोजीशन पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं, तो उसका ना लास्ट एलिमेंट ढूंढ लो। भाई मैट्रिक्स तो आपने बना ही दिया, लिख दिया, उसका लास्ट, जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट तो ये हुआ, और इस लास्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है? भाई ये थर्ड रो का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का है, तो इसका जो ऑर्डर क्या हुआ? 3 रो और 3 कॉलम। 3 रो 3 कॉलम। ऑर्डर जब आप लिखते हैं जनरली हम रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। एक तो तरीका यह था कि लास्ट एलिमेंट को ढूंढो और उसी पोजीशन पॉइंट को चेक करके आप बता सकते हैं उसका ऑर्डर क्या है। या फिर दूसरा, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो उस कंस्ट्रक्शन से भी आप उसका ऑर्डर बता सकते हो, चेक करके भी कितनी है। जैसे मैंने ये आइडेंटिफाई कर दिया, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जो हमारा लास्ट का रो है और लास्ट का जो कॉलम है वही आपका ऑर्डर है। समझ में आ गया? अब इसके बाद एक छोटा सा और पॉइंट रहता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर चेक करने हैं तो वो क्या होंगे? जो आपका ऑर्डर दे रखा है उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऑर्डर आपका ये था 3 into 3, तो इसको मल्टीप्लाई करे 3 into 3, दैट इज 9। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 9 एलिमेंट हो गए। यहां तक समझता हूं सबको क्लियर हो गया। अब इससे जुड़ी बात आपको मैंने बताई थी कि आई जे का क्या रोल था। वो आपके पोजीशन को ही शो करता था, आपकी वहां पर क्या पोजीशन है उसको डिक्लेयर करता था।
अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आपको जनरली वो देता है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं, आपके पास एक तो ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर होगा तभी तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए, किसका, रो और कॉलम का, रोज और कॉलम का एक रिलेशन होगा, तभी आप उसको बना पाएंगे। तो ये दो चीजें मस्ट हैं किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा कि सपोज करो मैंने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 3 ऑर्डर का, जहां पे जो ये तो i है और ये j है, इनका रिलेशन क्या है 2i माइनस जे और डिवाइडेड बाई 2। ये कोई एक रिलेशन दे रखा है रो और कॉलम के बीच में। तो इसके थ्रू आपको इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जनरल मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास पोजीशन पॉइंट नहीं होंगे आप उस वैल्यू को इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर ही आपका आई और जे को रिप्रेजेंट करता था, जो कि हम पहले वीडियो में इसमें क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो आपने ऑर्डर देखना है, ऑर्डर कितना है 2 3 का, उसी ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स आप बना लेंगे। ए आई जे इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। आप चेक कर सकते हैं मेरे पास R1 R2 C1 C2 और C3, तो ये क्या हुआ 2 into 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस जनरल मैट्रिक्स की हेल्प से एक नया मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इस स्ट्रक्चर को उसने मॉडिफाई कर दिया इस रिलेशन के थ्रू। तो वहां से जो मॉडिफाइड एक वैल्यू आएगी, वहां से एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा जिसका नाम कंस्ट्रक्शन है। तो मैं पहले एलिमेंट लेता हूं 1 1, यानी कि 1 1 पोजीशन पे मेरी क्या वैल्यू हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि जो पहली वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आई को, रो को, और जो सेकंड वैल्यू है वो जे को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कॉलम को। तो आई की जगह आपने 1 रखना, जे की जगह भी आपको 1 रखना है। तो भर दो भाई 2 into 1, क्योंकि आई क्या है 1। मेरी बात समझ में आ गई सबको। माइनस जे कितना है, वो भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, 1 बाई 2। जो मेरा नया जो एलिमेंट आया उसकी वैल्यू क्या आई 1 बाई 2। फिर उसके बाद A12 सेम ऐसे ही, आई की जगह आपने 1 रखना, जे की जगह 2 रखना है। 2 into 1 minus 2 by 2, 2 minus 2 2, सॉरी 2 into 2 2, 2 minus 2 दैट इज 0। 0 को किसी से नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 रहेगा। उसके बाद A13, यहाँ पे I 1 रहेगा और J कितना रहेगा 3। 2 into 2, 2 minus 3 दैट इज -1 बाय 2। आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी सारी की सारी क्या थी, रो 1 की पोजीशन थी, और इनकी नई वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड रो की हम कैलकुलेशन करते हैं। R2 में क्या आएगा A21, जहां I क्या है आपका 2 हो गया और J आपका 1 हो गया। इसी वैल्यू को आप इस रिलेशन में भर दो तो क्या आएगा 2 into 2 minus 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 2 जा 4 minus 1 3, 3 by 2। फिर ऐसे ही A22 I भी 2 है और J भी 2 है। 2 2 जा 4 minus 2 दैट इज 2 2 by 2 1। A23 यहाँ पे I तो आपका 2 है और J आपका क्या है 3 है। 2 2 जा 4, 4 minus 3 दैट इज -1 by 2। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी रो 2 की। अब इसको दोबारा से चेक कर लो एक बार, आप यहां से चेक कर लो एक बार। A11 का मतलब I भी 1 J भी 1, तो इसमें हमने फिल किया I की जगह और J की जगह 1, तो 2 minus 1 1 by 2। फिर 1 2 I 1 रहेगा J 2 रहेगा, 2 minus 2 0,
उसके बाद I 1 रहेगा और J आपका 3 रहेगा। क्या रहेगा 2 माइनस 3 दैट इज -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद सेकंड रो की बात करता हूँ। सेकंड रो थी हमारी 2 1, I हो गया 2 और J हो गया 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 2 2, I भी 2 हो गया और J भी 2 हो गया, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2/2 दैट इज 1। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या था 2 3, I आपका 2 है और J आपका 3 है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 दैट इज -1/2। ये आपका नई वैल्यू का स्ट्रक्चर आ गया। समझ में आ गया सबको। अब इसको आपने इसी फॉर्म में अरेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, आपका 2 × 3 ऑर्डर था और नया जो कंस्ट्रक्शन बन के आया वो क्या आ गया 1/2, या पहले रो 1 के एलिमेंट लिखेंगे 0 -1/2। सेम फिर सेकंड रो के क्या थे 3/2 1 -1/2। ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, जरा सा कमेंट लिखना है, उसी पॉइंट पे आपको नई वीडियो में नेक्स्ट में आपको डाल दूंगा। क्लियर है बच्चों। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर कर देना। क्लियर। नाउ अब मैं आपको लास्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ब्रीफ में करूंगा, उसके बाद उनकी टाइप्स को डिटेल में देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप जाएंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले तभी पॉसिबल है जब आप उसको लाइक करोगे। क्लियर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों हमारे पास टाइप्स में नंबर 1 नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, पहली टाइप हमारी। अब हम ये नल जो वर्ड है बहुत बार सुन चुके हैं, घर में नहीं टीचर से बहुत बार सुन चुके हैं। भाई बच्चा कैसा चल रहा है, का खाक चल रहा है, नल है ये तो बिल्कुल जीरो है। इट मीन्स देयर इज नथिंग एक्सेप्ट जीरो फिगर। इट मीन्स हम अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल 0 0 एलिमेंट मेंशन्ड है वो आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल O का यूज करते हैं। अगर कैपिटल O थोड़ा सा डार्कन वे में मिलता है, इट मीन्स क्योंकि O भी तो कैपिटल लेटर है, तो वो आपका क्या है जीरो मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड टाइप है आपकी रो मैट्रिक्स। अब रो के बारे में हम पहले बता चुके थे। क्या अगर हॉरिजॉन्टल वे में मैंने कहीं भी कोई अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कर दिया वो आपका रो अरेंजमेंट कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन इसमें ना दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, ये ध्यान रखना। अगर रो लिखी है तो उसके साथ कॉलम भी मिलेंगे, अगर कॉलम लिखा तो रो भी मिलेगी, लेकिन वो अलग फॉर्म में मिलती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसी का दे देता हूं 1 2 3 डैश 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 डैश। यहां पे मैंने एक इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। ये आपकी क्या है रो मैट्रिक्स है। क्या है ये रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल वे में लिख दिया, हॉरिजॉन्टल वे में लिख दिया, लेफ्ट टू राइट लिख दिया, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आप पूछोगे इसमें कॉलम कहाँ है जी, तो बेटा ये जो चीजें इस तरह से आपको लिखी गई हैं ये सारे के सारे क्या हैं कॉलम्स हैं। समझ में आएगी बात। अगर इसका ऑर्डर देखें, क्योंकि आप ये पूछोगे सर आपने ऑर्डर में तो बताया था कि रो और कॉलम दोनों मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर तो दिखाई दे ही नहीं रहा, ये तो सिंपल एक ही लाइन है। नहीं नहीं नहीं, इसका ऑर्डर जो लास्ट एलिमेंट है, मैंने आपको बताया था लास्ट एलिमेंट डिफाइन करता है कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। मैंने यहां देखो आपको बता दिया, ये तो आपका R1 है और यहां पे ये क्या है आपका C इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट भी कह सकते हो आप। यहां इससे पहले मैं अगर ये लिख देता हूं 4 तो ये C4 हो जाता। अगर इसके बीच में मैं n लिख देता तो यहाँ पे Cn हो जाता। यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है चाहे वो कुछ भी लिखा है वही उसका कॉलम है। गॉट इट। तो इसका कॉलम
यहाँ पर आप इन्फिनिटी ले रहे हैं तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं, nth टर्म के रूप में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, 4 लिखना है तो 4 लिख सकते हैं। समझ में आ गया इसका? तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? R इंटू सी, ये जो कुछ भी दे रखा है, R तो 1 है ही, वो तो अंडरस्टूड है, C डिपेंड करता है कि वहां पर एलिमेंट कितने दिए गए। गॉट इट? ऐसे ही है थर्ड पार्ट, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड यही लिख देता हूं, छोटा सा रहेगा। थर्ड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वे में लेफ्ट राइट में तो आपकी रो काउंट होती है, ऊपर नीचे में आपका कॉलम काउंट होता है। यहाँ n लिख दिया है और नीचे चले जाओ इनफाइनाइट लिख दिया। अब वही चीज, अब आप कहोगे सर इसका ऑर्डर क्या रहेगा? बिल्कुल उल्टा कर दो, जहां R1 किया था वहां C1 कर दो, जहां C इनफाइनाइट CN किया था वहां R इनफाइनाइट RN कर दो। समझ में आ गया? तो इसका ये सारे के सारे आपको मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल वे में जो चेक कर रहे हैं वो नंबर ऑफ रोज हैं। क्या है? नंबर ऑफ रोज हैं। यहां पर RN आ जाएगा, यहां पर R इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब आपको इसकी ऑर्डर की बात करनी है, मैट्रिक्स का क्या फॉर्म है उसमें, वही R इंटू सी कर दो, जो जहां जिस पोजीशन पे दे रखा है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा ऑर्डर? C तो 1 हो गया और R डिपेंड करता है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है। सपोज मैं इनफाइनाइट ही ले लेता हूं, तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो C इंटू R रहेगा, दैट इज 1 इंटू इनफाइनाइट। क्लियर है सबको? अब उसके बाद फोर्थ में ले लेता हूं डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट को अगर आपको चेक करना है तो वहां पे इसकी जनरल जो फॉर्मेशन होती है वो आई होती है, IJ नहीं होगी। ये ध्यान रखना, किसी भी डायगोनल एलिमेंट को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? AII, जहां A मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला I उसके रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड I उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस कि जो एलिमेंट हैं वो डबलेट होंगे। क्या होंगे? डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों वैल्यू सेम होंगी। जैसे A11, A22, A33, A44 और ANN, ये सारे के सारे क्या हैं? डायगोनल में। चेक करा देता हूं, इसी एग्जांपल को ले लो। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। इसकी क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। इस तरह से किसी भी ऑर्डर का, nth ऑर्डर का अगर आपको जनरल मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसके डायगोनल एलिमेंट को चेक कराया जाए तो उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ये है AII। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। उसके बाद आपका है स्क्वायर, जो कि नाम से ही क्लियर है। स्क्वायर का मतलब होता है जहां लेंथ एंड विड्थ या ब्रेथ कह सकते हो दोनों सेम हो। मेरी बात समझ में आ गई ना? स्क्वायर में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई सब सेम होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जब मेरे पास R और C इक्वल हैं वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप कहोगे कि इसे R और C अगर इक्वल होते हैं तो उसको कैसे करेंगे? कैसे? देखिए बेटा, ये डिफाइन कौन करता है? ऑर्डर करता है। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये नंबर रो 1 है, ये 2 है, आगे तो है ही नहीं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? R और C इक्वल चाहिए था। इट मींस मुझे एक रो और जनरेट करने पड़ेगी। ये अब मेरे पास आप देखो ये 3 हो गया। अब मेरे पास R भी 3 है और C भी 3 है। ऐसी कंडीशन को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इससे पहले जो मैंने 2 रोज का बताया था वो स्क्वायर नहीं है, वो रेक्टेंगल बन गया। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की भी जब मैं टाइप आपको बताऊंगा वही चीज रिपीट करूंगा। उससे पहले स्क्वायर में क्या देखना है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम,
नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम। अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब मैं बाकी की जो पार्ट है वो डिस्कस करता हूं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बाद हमारा है नेक्स्ट रेक्टेंगल। तो बेटा मैं ये जो टाइप है अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा और इसे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी डिस्कस करूंगा। रेक्टेंगल में क्या था, आपका रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, मे बी रो लेस देन सी या रो इज ग्रेटर देन सी। इस कंडीशन में वो आपका क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये दोनों अलग अलग है। तो ये है आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स। उसके बाद है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम थोड़ा सा डाइवर्जन करते हैं। एक होता है अपर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगल तो ट्रायंगल है, लेकिन ये कैसे पता लगा ये अपर है या लोअर है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मुझे शो करना अपर ट्रायंगुलर, तो उससे पहले मुझे जो डायगोनल है उसको एक बार हाईलाइट कर लेना पड़ेगा, मन ही मन कह लीजिए। अब अपर का मतलब ऊपरी पार्ट, ऊपरी हिस्सा। अपर पार्ट में क्या एलिमेंट होने चाहिए, बाकी में क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है या ऐसी हमें जनरेट करनी है तो वो कौन सा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करता हूं लोअर ट्रायंगुलर की, तो इसका अपोजिट कर दो। लोअर नाम आते ही लोअर में एलिमेंट होगा, बाकी 0 होंगे। यानी कि इसको मैंने यहां पे 0 कर दिया। अब ये जो कंडीशन है ये लोअर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपकी बचती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोस्ट ऑफ जगह यूज करने को मिलेगा। यूनिट का मतलब होता है 1, आइडेंटिटी का मतलब होता है इक्वल, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो 1 है, हर जगह सेम रहती है। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो कोई चेंज नहीं आता। तो इसका जो मैट्रिक्स बनता है, इसको हम पहली बात तो आई से डिनोट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर अगर हमें दे रखा है, या तो 2 दे रखा है या 3 दे रखा है या 4 दे रखा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, 2 लिख देंगे या 3 लिख देंगे या 4 लिख देंगे, जो कि अंडरस्टूड है कि भाई ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में रो भी उतनी ही है और कॉलम भी उतनी ही है। 1 0 0 1, ये है 2 ऑर्डर का। ऐसे लिखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को। अगर मुझे इसको 3 ऑर्डर का करना है तो इसको बढ़ा देता हूं, ये 3 ऑर्डर का है। 4 ऑर्डर का करना है तो और बढ़ा देता हूं, 4 ऑर्डर का करना है तो और इसको आप बढ़ा सकते हैं, नीचे चला जाएगा इस तरह से। तो ये आप इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहता है जो कि आपको जनरली सुनने को नहीं मिला होगा, ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है और इसका हमें ट्रेस मैट्रिक्स चेक करना है। तो ट्रेस मैट्रिक्स को कैसे करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको सम कर दो बस। सम करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज ट्रेस मैट्रिक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 1 मार्क आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी कुछ टाइप्स जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। इन टाइप्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ जो और इससे आगे के जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अगर इसमें कोई डाउट है यहाँ तक तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तब तक इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो मेरे आने वाली नई वीडियो हैं वो
जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते ही सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, सबसे पहले आप उसको देख सकते हैं। तो तब तक थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।